डॉक्टर संदीप शिक्षक हैं और मूल रूप से डॉक्टर संदीप ने विषय देख के इनका फोन आया कि नहीं इस पे डॉक्टर संदीप ये जो हो रहा है एज अ शिक्षक और खास करके हिंदी, आपको नहीं लग रहा है कि ये हम लोगों के साथ जाती है, जो भी हिंदी भाषी है उसके लिए आप एक ऐसा नफरत का माहौल बना रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदी को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम हिंदी पिक्चरों ने किया था, उससे ज्यादा किसी ने नहीं। नेताओं ने इस देश में केवल लोगों को बांटने का काम किया है, लेकिन कलाकारों में और खास करके हिंदी पिक्चरों ने इसमें एक बड़ा काम किया था। तो ओवरऑल ये जो भाषा का मामला है इस पे आपकी, क्योंकि आप एज एज अ शिक्षक, आपका इस पे क्या टेक है, जरा वो समझें डॉक्टर संदीप। जी आपने एकदम सही कहा। अभी जो दुनिया की सबसे मजबूत लैंग्वेज है अंग्रेजी, उसको बढ़ाने में केवल एक शख्स का योगदान था और वो था शेक्सपियर। शेक्सपियर चौथी तक पढ़ा था। उसने किया क्या? उसने 154 सॉनेट्स लिखे थे और 37 नाटक लिखे थे। और उस नाटक में, याद रखिएगा, उस नाटक में उसने इतने शब्द गढ़े कि उन शब्दों ने अंग्रेजी भाषा को समृद्ध बनाया। तो ये लोग जो हिंदी भाषा की मजबूती की बात कर रहे हैं, ये सब झूठे लोग हैं और बेसिकली ये हिंदी भाषा के दुश्मन है। शेक्सपियर के बारे में कार्लाइल एक बहुत पावरफुल लेखक था। उसने कहा, आपको याद दिला दूं कि जो अभी दुनिया का सबसे मजबूत देश है, जहां 33% दुनिया के अमीर लोग रहते हैं, अमेरिका, वो भी इंग्लैंड जैसे छोटे से देश की कॉलोनी था। याद रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अमेरिका का, जो सबसे धनी इलाका है, वो इंग्लैंड की कॉलोनी था। इंग्लैंड की अभी भी आबादी 6 करोड़ है, पंजाब के आसपास है। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। आयरलैंड अलग है। और ये जो बेसिकली है, तो मैंने बताया कि कार्लाइल ने कहा कि हम अपना ब्रिटिश अंपायर दे देंगे, लेकिन हम शेक्सपियर को नहीं दे देंगे, नहीं दे सकते हैं। अंग्रेजी में कहा उसने। तो उसने ऐसा क्या कहा? शेक्सपियर के पास ऐसा क्या था वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, वो था भाषा। और भाषा से देखिए होता क्या है, जब ये दुनिया शुरू हुई तो हम पत्ता लपेटते थे, गुफा में रहते थे। भाषा एक्चुअली हमारी जो हिंदू सभ्यता है उसमें भी कहते हैं शब्दो ब्रह्म, माने शब्द ही ब्रह्म है। बाइबल भी जब शुरू होता है तो वो शुरुआत में यही कहता है, जो बाइबल, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद द गॉड, सो द वर्ड इज गॉड। शब्द भगवान कैसे हुआ? क्योंकि शब्दों की वजह से ही हम बातचीत कर पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं कि यहाँ मोदी को जो लोग भगवान समझते हैं, हम लोग उनको एक्सपोज कर पा रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, वो देखो तुम्हारे दुश्मन है बेसिकली, लेकिन अभी भगवान के रूप में तुमको वो समझा रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर संवाद नहीं कर पाते तो ये बात पहुंचती नहीं। तो भाषा करती क्या है? कम्युनिकेट करती है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाषा नहीं होती तो ये इंटरनेट नहीं होता, स्ट्रीम यार्ड नहीं होता, और आप लखनऊ से, मैं दिल्ली से और कोई अमेरिका से नहीं जुड़ पाता। प्लेन नहीं होते, पूरी दुनिया नहीं होती। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा जरूरी भाषा है। तो भाषा का जो लिंग्विस्टिक कोलोनियलिज्म है, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है, इसकी एक पॉलिटिक्स भी है और इस पे अधिकार किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक हिंदी भाषी, वैसे तो हिंदी भी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं भोजपुरी बोलता हूं और मैं भोजपुरी पर हिंदी को प्राथमिकता नहीं दूंगा। क्योंकि मैं जब सोचता हूं, सबसे पहले तो मैं भोजपुरी में सोचता हूं और मैं जानता हूं कि भोजपुरी 20 करोड़ लोग बोलते हैं और हम लोग भाषा और संस्कृति के प्रति उतने एक्टिव नहीं है। अगर होते तो उड़िया बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बांग्ला बोलने वाले भी बहुत कम है भोजपुरी की तुलना में। भोजपुरी हमारी 8वीं अनुसूची होती और हमारे अखबार छप रहे होते भोजपुरी में चैनल होते। लेकिन हम लोग जो कल्चरली बहुत पीछे हैं, बिहार, ईस्टर्न यूपी के लोग, वो लड़ नहीं पाए अपनी भाषा। क्या है भाषा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। भाषा से लिटरेचर बनता है, साहित्य बनता है, चाहे वो अखबारों का साहित्य हो। साहित्य से समाज संस्कृति बनती है। अब फुहर भाषा होगी तो फुहर संस्कृति का निर्माण होगा, अच्छी भाषा होगी तो अच्छी संस्कृति का निर्माण होगा। संस्कृति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है और देश से पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है। दुनिया के बनने में वो माने वो देश निर्माण माने योगदान करता है। तो ये कनेक्शन है भाषा का। और मैं बताता चलूं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। आप उस भाषा को इतना मजबूत बनाइए कि लोग वॉलंटरली उसको स्वीकार करें और उसको पढ़ें, लिखें। और एक और चीज मैं बता दूं कि हिंदी फिल्में नहीं रही होती तो ये जो आंदोलन था ये बहुत कमजोर पड़ चुका होता। हिंदी भाषा कमजोर होती क्योंकि साहित्य जो रचे गए शुरुआत में, अभी देखिए अभी जो साहित्य रचा जा रहा है बहुत कमजोर होता जा रहा है हिंदी साहित्य। कारण ये है कि उसको बोलने, सोचने और समझने वाले लोग जो हैं
वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये जो थोपने की बात है, थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप वहां पे आप तमिलनाडु बहुत अगर भाषा से हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं तो वॉलंटरी आप चॉइस दीजिए तमिलनाडु के लोगों को कि मैं आपको टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा बजट देता हूं, दीजिए, आप हिम्मत है तो दीजिए और उनको पढ़वाइए, तीसरा चॉइस के रूप में लोग लें। वैसे भी वहां दक्षिण में तमिलनाडु में अभी लोग हिंदी भाषा प्रचारणी सभा सरकार बजट देती थी, कांग्रेस की सरकार अभी तक, इन लोगों ने उन सब बजट में बहुत कटौती कर दी है। तो मुझे मेरा मानना यह है कि जो भाषाएं हैं रीजनल, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे वो, आपको मैं बता दूं कि पिछले 50 सालों में 50 सालों में 250 लैंग्वेजेस मर चुकी हैं। और एक भाषा का मरना खाली बस भाषा का मरना नहीं है, एक सभ्यता का मरना है, क्योंकि हम उस भाषा में बहुत सारा विजडम होता है, वो विजडम मर गया। और मोदी जी मार डालेंगे किसी भी एक भाषा, हिंदी को फले फूले बढ़े आगे, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थानी भी जिंदा रहनी चाहिए। नहीं तो विजय दान देथा जैसे लेखक कैसे पैदा होंगे, कैसे गुजराती में नरसिंह मेहता थे, तमाम लोग थे, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। एक्चुअली डाइवर्सिटी तो प्लेट में सजाई हुई जो खूबसूरत चीजें वैसी हैं, जितनी भाषाएं होंगी उतनी ही समृद्धि होगी सोचने की, समझने की और उसकी। लेकिन ये लोग समझते नहीं है इस बात को। आप एक्चुअली ये क्या है कि इसके थ्रू ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। और रही बात इन्होंने, अब एक और बात मैं बता दूं आंकड़े के साथ, कि भारत सरकार ने हायर एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी में एनरोलमेंट का एक वो रखा है, लक्ष्य रखा है, जिसको 2025-35 तक अचीव करना है। कोई हमारा साथी अभी डिबेट में बता रहे थे कोई भी, एक्चुअली तमिलनाडु 2024 में ही अचीव कर चुका है। ये हाल है तमिलनाडु का। एक डेटा घूम रहा है आज एक्स पर, ट्विटर जो था पहले, कि जो भारत में डिग्निटी से रहने वाले सबसे बड़े राज्य हैं उसमें केरल और तमिलनाडु सबसे ऊपर है। सबसे नीचे है बिहार, जो पॉइंट है 100 में, वो 43 है, यूपी का 56 है, और तमिलनाडु और केरल का 80 है। जबकि जो जलवायु की विविधता है, दिक्कतें हैं तमिलनाडु में, वो उत्तर प्रदेश और इधर के इलाकों से ज्यादा है। अब रही बात, मैं बताता चलूं कि ईवी रामासामी पेरियार को बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो बेसिकली एक एंटी हिंदी आदमी थे, और एक्चुअली उन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू की, आपको जान के आश्चर्य होगा, इरोड में उनका जन्म हुआ था। बलिजा नायडू जाति के थे और बहुत ही धनी परिवार के थे, बहुत ही धनी परिवार के थे। और ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे, उन्होंने 1919 में कांग्रेस ज्वाइन की राजगोपालाचारी के प्रभाव में, और 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। कारण यही था कि जो कांग्रेस की नीतियां थी वो स्पष्ट नहीं थी, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से शुरू किया। 37 में जब उन्होंने राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु राज्य तो बना है 67 और 68 में, तमिलनाडु तमिलों का घर, लेकिन उससे पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी था। और हमारे एक साथी उड़ीसा से जुड़े हुए थे, एक्चुअली उड़ीसा का भी बहुत सारा हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी में था, जो नीचे का है, जो अभी का आंध्रा वाइजाग के पास का है। वैसे भी उड़ीसा जो है राज्य बना था मैंने भाषा के आधार पर 36 में, बाद में दूसरे राज्य तो 56 के बाद बने। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वहां के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिंदी को गांधी जी के प्रभाव में। विरोध हुआ 3 साल तक और उसको वापस लेना पड़ा। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक्चुअली तमिल जो है और संस्कृत, यही दो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज है। जब हिंदी का इतिहास देख लीजिए, किसी ने सही कहा हमारे साथी ने कि भारत की आजादी के बाद बहुत पुराना इतिहास नहीं है हिंदी भाषा का। उससे पहले इसका जो हिंदी भाषा है वो इंडो आर्यन फैमिली की है, और उससे संस्कृत फैमिली की है, और संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश। इवन महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान दिया वो संस्कृत में नहीं दिया, प्राकृत में दिया। भाषा का जो उद्देश्य है वो मैसेज को सरलता से लोगों तक पहुंचाना, ये नहीं कि उनसे दूर रखना और उनको उससे वंचित रखना। भाषा एकदम सुगम होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए। तमिलनाडु का बच्चा 2 भाषा से अगर उसका काम चलता है तो तीसरा पढ़ के क्यों अपनी ऊर्जा नुकसान करेगा, वो आगे जाएगा। वैसे भी मैं बता दूं कि भारत में जितने भी लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका, अकेले केवल आंध्रा से 53% लोग जाते हैं। तमिलनाडु में व्हाइट कॉलर जॉब लोग करते हैं, वहां के केरल के आप देख ही रहे हैं, जो गल्फ में गए 28 लाख मलयालीज रहते हैं, तमिल रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो थोपा जा रहा है पूरी तरह से गलत है, इसकी जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो गलत है। ये हिंदी के खिलाफ है, हिंदी को मजबूत करने के लिए नहीं, हिंदी को कमजोर करने के लिए है। तो बेसिकली तमिलनाडु में तमाम बार बार इसका रेजिस्टेंस होता रहा है, और तमिल यूनिवर्सिटी बनाई करुणानिधि ने तमिल लैंग्वेज के प्रचार प्रसार से। तो हमको कोई भी समाज और सभ्यता तब तक उन्नत नहीं हो सकती है जब तक वो अपनी भाषा और उसकी शक्ति को नहीं पहचान सकती है।
तो अगर इनको मजबूत करना है तो हिंदी लैंड में हिंदी को मजबूत करने का। और मालूम है आपको, उत्तर प्रदेश बोर्ड में कुछ साल पहले सबसे ज्यादा बच्चे हिंदी में फेल हुए थे, हिंदी में उत्तर प्रदेश में, जिसको काशी एक तरह से देखा जाए तो हिंदी की जननी है। सारा साहित्य वहीं से, रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक पूरा जो हिंदी साहित्य वहीं से निकलता है, एक तरह से उसकी जन्मभूमि है, और वहीं सबसे ज्यादा लोग हिंदी में फेल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिक्स ना करके ये लोग अपना काम करें तो ज्यादा वो हिंदी को सर्व कर पाएंगे। और तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है, 500 ईसा पूर्व का इतिहास है उसका, उससे छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। टोलकप्पियम पहले ग्रामेरियन थे, जैसे संस्कृत में पाणिनि थे। तो तमिल और संस्कृत में बहुत कम का अंतर है। और ये जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इनका जो इतिहास है वो 1000 ईस्वी से लेके 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास है, चाहे वो मराठी, गुजराती, बांग्ला, सब कुछ। तो इसलिए तमिल अगर लोग खड़े हैं तो वो मजबूती से अपने अस्तित्व, क्योंकि भाषा जो है वो सांस्कृतिक और आपके अस्तित्व का आधार है।